नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस किया। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने का मेजर रीजंस क्या क्या थे वो सब हमने इन डिटेल डिस्कस किए थे। बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास धीरे धीरे उड़ रहा था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरीके से यूएसएसआर को चला रहा था, जिस तरीके से सिस्टम चल रहा था, वो ठीक नहीं था। तो उससे लोग परेशान हुए। सबसे मेजर रीजन तो यह था कि सोवियत यूनियन आर्म्स रेस पर लगा हुआ था यूएसए के साथ। आप देखिए, यूएसए को आर्म्स खरीदना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, यह सब कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। पर सोवियत यूनियन की बात ऐसा नहीं था। सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, जो पैसे से रोटी खरीदना चाहिए उन पैसों से वो हथियार खरीद रहे थे। तो बीसी बात है, इकोनॉमी डाउन जाएगा, डेवलपमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा था। मैंने आपको यह भी बताया था कि सोवियत यूनियन एक टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर काफी सारे रीजंस की वजह से धीरे धीरे सोवियत इकोनॉमी जो है कोलैप्स होने लग गया था। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की। तो आज का टॉपिक है गोर्बचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। उससे पहले पिछले क्लास में मैंने एक मिस्टेक बोला था दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। ये वाला जो टॉपिक है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, मैं आपको सोवियत सिस्टम के बारे में समझा रहा था। उसमें मैंने एक सेंटेंस बोला था, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये देखिए, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। मैंने आपको ये बोला था किस तरह ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है यूएसएसआर का पार्ट बन गया था। इसका रीजन ये था कि जितने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे ना, उन्हें फासिस्ट फोर्सेस से लिबरेट करने में मदद किया था सोवियत आर्मी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो लिबरेट हुए तो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गया वो और यूएसएसआर का पार्ट बन गया था। पर मैंने मिस्टेक क्या बोला, फासिस्ट फोर्सेस मतलब क्या होता है। देखिए, वैसे मैंने आपको डेफिनेशन तो बोला था, फासिस्ट फोर्सेस मतलब होता है जहां पे ऑटोक्रेसी है या फिर जहां पे डिक्टेटरशिप है। पर मैंने आपको बोला इसका मतलब है मोनार्कियल रूल, ठीक है। पर यह गलत है। एक्चुअली फासिस्ट फोर्सेस इधर का मतलब होता है दोस्तों हिटलर का जो फोर्सेस है। आपको पता होगा ना, वर्ल्ड वॉर के पहले हिटलर के अंडर जर्मनी किस तरह दूसरे कंट्रीज को अटैक कर रहा था, दूसरे कंट्रीज के ऊपर अपना डोमिनेशन क्रिएट करने की ट्राई कर रहा था, है कि नहीं। तो इसी तरह जर्मनी धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस टाइम पर इन फासिस्ट फोर्सेस से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को बचाया सोवियत आर्मी, ठीक है। तो अपने आपको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, फासिस्ट फोर्सेस का मतलब इधर वही है जर्मन फोर्सेस अंडर हिटलर। अपोलोजाइजिंग फॉर द मिस्टेक। तो आज का टॉपिक है गोर्बचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। देखिए, 1985 तक सोवियत यूनियन का कोलैप्स एकदम फाइनल स्टेज पर पहुंच गया था। उस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बन गए थे मिखाइल गोर्बचेव। मिखाइल गोर्बचेव ये पूरा सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहता था। रिफॉर्म्स वेर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एब्रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। इसका मतलब यह है दोस्तों, देखिए, यूएसए में तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा था बहुत अच्छी तरीके से और वो बहुत आगे निकल रहा था। वेरास यूएसएसआर में क्या हो रहा था, इकोनॉमी पूरा कोलैप्स होते हुए जा रहा था। तो अगर उस वक्त यूएसएसआर में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो गोर्बचेव ने क्या सोचा, ये पूरा सिस्टम को चेंज कर देते हैं कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे यूएसएसआर में। देखिए, कम्युनिज्म से तो लोग परेशान थे, लोग चाहते थे कि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को टॉपल करके उधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आना चाहिए। तो गोर्बचेव का प्लान भी ये था दोस्तों, सारे कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लाएंगे और यूएसएसआर को और फ्लरिश करवाएंगे। पर देखिए, बात यह है दोस्तों, गोर्बचेव रिफॉर्म्स लाते या ना लाते, तभी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था, क्योंकि ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो गया था। उन कंट्रीज में लोग जो है मास डेमोन्स्ट्रेशंस, मास प्रोटेस्ट वगैरह कर रहा था गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट। वो ये चाहते थे ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को हटा के हम इधर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करेंगे। और यूएसएसआर का ज्यादा कंट्रोल भी नहीं रहा था इन कंट्रीज में। पहले तो यूएसएसआर का कंट्रोल था, सोवियत आर्मी एकदम पावरफुल था, पर 1985 तक, बेसिकली 1990s का एंड तक, ये सोवियत यूनियन का कंट्रोल नहीं था इतना जैसे पहले जैसा था यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। सो इस वजह से जितने कम्युनिस्ट रेजिम्स थे अलग अलग कंट्रीज में, बेसिकली मैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वो कम्युनिस्ट रेजिम्स कोलैप्स होने लगा एक के बाद एक करके। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो कंट्रोल था सोवियत यूनियन का, वो तो निकल गया। तो गोर्बचेव ने सोचा, चलो रशियन फेडरेशन के अंदर हम कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म लाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, जब एक लीडर ऐसे सोचेंगे, वैसे अच्छी बात है, ऑब्वियस सी बात है, उस पार्टी के जो और लीडर्स होंगे वो तो अपोज करेंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल चला जाएगा ना, इस तरह पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएगा तो मिखाइल गोर्बाचेव के अगेंस्ट भी पार्टी के अंदर से ओपोजिशन आने लगा। और 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी हाथ लेने सारे मिलकर एक कूप कंडक्ट किया। बेसिकली वो चाहते थे मिखाइल गोर्बाचेव को टॉपल करेंगे और पहले जैसा सोवियत यूनियन को बनाएंगे। पर देखिए 1990s तक लोगों का जो एटीट्यूड था ना वो चेंज हो चुका था, वो कम्युनिज्म से एकदम परेशान हुए थे। तो उस वक्त और एक लीडर उभर के आया दोस्तों, बोरिस येल्त्सिन। ही emerged as a national hero in opposing this coup। तो जो लोग है, आम जनता है, वो इस कूप को अपोज किया। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे ओल्ड कम्युनिस्ट रेजिम फिर से आए। इसके बाद इलेक्शंस हुआ। अब इलेक्शंस में कौन जीतेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बोरिस येल्त्सिन जीतेंगे, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन वही कर रहा था जो लोग चाह रहे थे। वो सेंट्रलिस्ट कंट्रोल को अपोज कर रहा था। सोवियत सेंटर का जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था ना अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, उसे वो अपोज कर रहा था। तो इलेक्शंस में बोरिस येल्त्सिन जो है जीत के आते हैं एंड द पावर बिगन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। तो धीरे धीरे अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ, इससे सोवियत सेंटर से जो पावर है वो शिफ्ट होने लगा अलग अलग रिपब्लिक्स में, एस्पेशली इन द मोर यूरोपियनिस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो बेसिकली मैंने आपको इधर जो दिखाया था, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी यही हुआ दोस्तों। और ये सारे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो सोवरेन स्टेट्स बन गए। तो बेसिकली यूएसएसआर से वो पूरा अलग हो गया और अपना अपना गवर्नमेंट सेटअप किए। ठीक है, नाउ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। देखिए, मान लीजिए ये सोवियत फेडरेशन है, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी तो सोवियत फेडरेशन का पार्ट था। अब ये लोग निकल गए, अलग हो गया। अब इधर जितने कंट्रीज थे, बेसिकली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनका क्या है आपको पता होगा ना, ये जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब एर्स्टवाइल यूएसएसआर के पार्ट थे। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी पूछेंगे इंडिपेंडेंस के लिए। पर देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। सेंट्रल एशिया में जितने रिपब्लिक्स थे ना, वो इंडिपेंडेंस के लिए नहीं मांगा। उन्होंने बोला हम सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहेंगे। एंड इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, three major republics of the USSR declared that Soviet Union was disbanded। तो देखिए दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, जो यूएसएसआर के 3 मेजर रिपब्लिक्स थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन अब डिसबैंड हो चुका है। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैन। कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह बैन किया। एंड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी were adopted as the basis of post Soviet republics। तो ये जो कम्युनिज्म वाला आइडियोलॉजी था ना, उसको पूरा हटा के उन्होंने बोला अब हम कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में। अब देखिए दोस्तों, इधर लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन के बारे में लिखा हुआ है। कुछ मेजर लीडर्स के बारे में बेसिक डिटेल्स है, जैसे कि जोसेफ स्टालिन है, इससे पहले भी था इधर व्लादिमीर लेनिन के बारे में, आगे भी आपको देखने को मिलेगा निकिता क्रूश्चेव के बारे में। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, साथ साथ में नहीं। सारे जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं ना सोवियत यूनियन का, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स हम आगे डिस्कस। नाउ यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन तो हो गया। जितने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे लाइक एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब अलग हो गया। ठीक है, अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया। तो अब इन सारे कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बनाया दोस्तों, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में आगे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, जितने कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हुए वो सारे कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बनाया। ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं था या फिर यूएसएसआर जैसा कोई यूनियन नहीं था, बस इन सारे कंट्रीज का डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एक साथ हम कोऑपरेट करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग था इन कंट्रीज के बीच में। अब और एक बात है दोस्तों, वैसे एनसीईआरटी की किताब में लिखा नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। ये जो बाल्टिक स्टेट्स है ना, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, इन्हें बाल्टिक स्टेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये 3 कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज्वाइन करने से मना किया था। उनका कहना यह था अब तो मुश्किल से सोवियत यूनियन से आजादी मिली है, फिर से आप एक ग्रुप बना रहे हो, अब बाद में ये ग्रुप भी पावरफुल बन जाएंगे, फिर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे हम, ऐसा नहीं, हमें ज्वाइन नहीं करना है, ऐसे बोला था। पर बाद में वो ज्वाइन किए थे, वो अलग बात है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ये एनसीईआरटी की किताब है, इसमें केवल आपको बेसिक्स बताएगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ था, एक टाइमलाइन पूरा आपको बताएगा, कॉन्सेप्ट क्या है समझाएगा, बैकग्राउंड क्या है समझाएगा, बस, ठीक है। बाद में एडवांस क्लासेस में आपको ये सबके इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना दोस्तों,
मैंने आपको बोला ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है लाइक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हम सोवियत यूनियन का पार्ट रहेंगे। पर जैसे ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज मिलकर ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया ना, कोऑपरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उनको ये लगने लगा हमें भी इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए, इससे हमारा भी भला होगा। तो ये प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व किया गया दोस्तों, इन 5 रिपब्लिक्स को भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फाउंडिंग मेंबर्स बना दिए। प्रॉब्लम सोल्व। अब और एक प्रॉब्लम, अब तक सोवियत यूनियन करके एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट था, अब जैसे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सोवियत यूनियन का पोजीशन कौन लेगा? वैसे देखा जाएगा तो सोवियत यूनियन यूनाइटेड नेशंस का भी मेंबर था, अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है, अब सोवियत यूनियन का पोजीशन कौन लेगा, इसके बारे में भी डिस्कशंस हुआ। फाइनली ये डिसाइड किया कि रशिया विल बी द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब जितने भी पोजीशंस सोवियत यूनियन होल्ड कर रहे थे वो अब रशिया लेगा। एंड इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वन ऑफ द परमानेंट मेंबर था सोवियत यूनियन, वो पोजीशन इनहेरिट किया रशिया। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। मैंने आपको बोला था ना कोल्ड वार के टाइम पर सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में और भी अलग अलग कंट्रीज के बीच में काफी सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स साइन हुए थे, वो सबको रशिया ने एक्सेप्ट किया। इट टुक ओवर ऑफ द only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US। देखिए तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद only nuclear state बचा कौन? रशिया। एंड दे कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स आल्सो। देखिए कोल्ड वार के टाइम पर मैंने आपको बोला था अलग अलग ट्रीटी साइन हुआ था जिससे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी हो रहा था, मतलब अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को धीरे धीरे यूएसए और सोवियत यूनियन कम कर रहा था। तो जैसे रशिया सोवियत यूनियन को टेक ओवर किया तो उन्होंने भी कुछ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स भी कैरी आउट किया यूएसए के साथ। एंड द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बेरिड। तो कंप्लीट हो गया, यूएसएसआर कंप्लीटली खत्म हो गया और अलग अलग कंट्रीज बन गए। तो एक बार ये मैप देख लीजिएगा दोस्तों, ये था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। टोटल 15 रिपब्लिक्स थे। कौन कौन सा? नंबर 1 रशिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। अब दोस्तों लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिटेल्स है। वैसे इनसे ज्यादा भी लीडर्स रहे हैं सोवियत यूनियन में, ओनली मेजर लीडर्स के बारे में मेंशन्ड है जिनके टाइम पर मेजर चेंजेस हुआ है, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स पाए हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्लादिमीर लेनिन 1870 से लेकर 1924 तक एक्टिव थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर थे, रशियन रेवोल्यूशन का लीडर थे जो 1917 में हुआ था। एंड ही वाज द फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रेवोल्यूशन। देखिए एक रेवोल्यूशन होने के बाद चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो एक कंट्री का सबसे डिफिकल्ट पीरियड आप बोल सकते हो। तो उस डिफिकल्ट पीरियड में यूएसएसआर को लीड किए थे व्लादिमीर लेनिन 1917 से लेकर 1924 तक, ठीक है। एन आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिशियन एंड प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा, फादर ऑफ कम्युनिज्म आप बोल सकते हो। तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी इन्होंने ही प्रपोन किया था। तो मार्क्स का एक कड़क फॉलोअर थे व्लादिमीर लेनिन। अभी भी दुनिया भर में जितने कम्युनिस्ट है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है दोस्तों व्लादिमीर लेनिन जो है। वैसे दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अगर व्लादिमीर लेनिन के बारे में बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। वैसे एनसीईआरटी हिस्ट्री की किताब में शायद क्लास 11 में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में चैप्टर्स है, उसमें हर्षित सर डिटेल्ड तरीके से बताया है व्लादिमीर लेनिन के बारे में, इनके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। नाउ जोसेफ स्टालिन 1879 से लेकर 1953 तक एक्टिव थे। He was the successor to Lenin and led the Soviet Union during the consolidation। सोवियत यूनियन का जब कंसोलिडेशन हुआ, जब अलग अलग कंट्रीज यूएसएसआर के पार्ट बने, उस टाइम पर सोवियत यूनियन को यही लीड किए थे बेसिकली 1924 से लेकर 1953 तक। इन्होंने सोवियत यूनियन में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी शुरू किया था। क्या होता है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? मैंने आपको बोला था ना कि सोवियत यूनियन में क्या था, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह स्टेट ओन करता था, तो जो फार्मर्स है उन्हें कलेक्टिवली काम करना था, एक साथ काम करना था, ठीक है। इसे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं।
क्रेडिटेड विद द सोवियत विक्ट्री इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सोवियत यूनियन का लीडर कौन थे? जोसेफ स्टालिन। हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ 1930s, ऑथोरिटेरियन फंक्शनिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल्स विद इन द पार्टी। देखिए जोसेफ स्टालिन का एक स्टाइल ये था, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी बोलेंगे ना, उन्हें खत्म कर देते। मतलब इनके अगेंस्ट या फिर इनके पॉलिसीज के अगेंस्ट कोई भी बोलते थे ना, चाहे वो पार्टी के कोई सीनियर लीडर क्यों ना हो, उन सबको एग्जीक्यूट करवाता था जोसेफ स्टालिन। तो इसलिए इस पीरियड को ग्रेट टेरर या फिर ग्रेट पर्ज भी बोलते हैं। अगला है निकिता क्रूश्चेव, 1894 टू 1971, 1953 से लेकर 1964 तक लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन रह चुके हैं। ही डिनोन्स्ड स्टालिन्स लीडरशिप स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस्ड सम रिफॉर्म्स इन 1956। देखिए इनसे पहले जो स्टालिन थे, उनके लीडरशिप स्टाइल के बारे में मैंने आपको बोला, टेरर मचा रखे थे, तो उस स्टाइल को इन्होंने पूरी तरह डिनोन्स किया और इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किया 1956 में। एंड ही सजेस्टेड पीसफुल को एक्सिस्टेंस विद द वेस्ट। स्टालिन जैसा नहीं था, वेस्ट के साथ हमें शांति और समाधान के साथ को एक्सिस्ट करना है, ये इनकी पॉलिसी था। वैसे आपको पता होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर मैंने आपको बोला था ना, जब यूएसए बोला कि आपको शिप्स वापस लेके जाना है, तो निकिता क्रूश्चेव उस टाइम पर सोवियत यूनियन के लीडर थे, उन्होंने सोवियत के जितने शिप्स थे ना उन्हें वापस बुला लिया था। तो बेसिकली वो यही चाहते थे, पीसफुली हम कोएक्सिस्ट करेंगे, ठीक है। एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सप्रेसिंग पॉपुलर रिबेलियन इन हंगरी ऑल्सो। अब आप पूछोगे हंगरी में रिबेलियन हो रहा है और यूएसएसआर क्या कर रहा है, क्योंकि हंगरी यूएसएसआर का पार्ट तो नहीं था ना। पर देखिए मैंने आपको वार्सो पैक्ट के बारे में बताया था, जब नाटो फॉर्म हुआ था 1949 में, उसी को काउंटर करने के लिए वार्सो पैक्ट साइन हुआ था। बेसिकली यूएसएसआर और उनके जितने सपोर्टर्स थे, बेसिकली जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थे, उन सब मिलकर ये वार्सो पैक्ट साइन हुआ था। अभी के हिसाब से वार्सो पैक्ट का कोई रिलेवेंस नहीं है, ये बात भी आपको पता होगा। वार्सो पैक्ट में हंगरी भी साइन किया था दोस्तों। तो ये वार्सो पैक्ट के अंडर अगर कोई भी कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई रिबेलियन हो रहा है, मास प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए सोवियत आर्मी भी पहुंच जाते थे। तो वैसे हंगरी में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस प्रोटेस्ट को या फिर रिबेलियन को प्रोटेस्ट करने के लिए सप्रेस करने के लिए सोवियत आर्मी पहुंचे थे। ये निकिता क्रूश्चेव के टाइम पर हुआ था, बस मैं वही बोल रहा हूं। एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आल्सो, ये मैंने आपको बता दिया। अगला है लियोनिड ब्रेजनेव, 1906 से लेकर 1982 तक एक्टिव थे। He was the leader of Soviet Union from 1964 to 1982 and he proposed Asian Collective Security System। अब ये Asian Collective Security System क्या है दोस्तों? देखिए मैंने आपको बताया था ना, कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर अलग अलग कंट्रीज में जाके दोस्ती बनाने के चक्कर में थे, तो इसमें काफी सारे एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व थे। तो आपको याद होगा मैंने आपको इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में बताया था, याद है ना? तो वो सब ये एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट था दोस्तों। इसी तरह वो अफगानिस्तान के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। बेसिकली देखिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसी तरह एक दोस्ती बना के अपने पास रखने का कोशिश कर रहा था बेसिकली सोवियत यूनियन जो है। तो इसे आप एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम बोल सकते हो। एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द डिटेंट फेज इन रिलेशंस विद यूएस। अब ये डिटेंट फेज क्या होता है दोस्तों? वैसे कोल्ड वॉर के टाइम पर ये डिटेंट फेज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बता देता हूं। देखिए क्या होता है ना, कोल्ड वॉर के टाइम पर काफी बार एक बहुत बड़ा वार होने का चांसेस आया था, जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर सोवियत शिप्स वापस नहीं जाते तो बहुत बड़ा वार हो जाता, ये बात आपको पता है ना। तो राइवलरी में जब भी थोड़ा सा कूलिंग डाउन नजर आया, कमती नजर आया, इसे आप डिटेंट फेज बोल सकते हो। जैसे कि आप देखोगे कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएस और यूएसएसआर जो है आर्म्स रेस पर लगे हुए थे। एक टाइम पर उन्हें ये लगने लगा अब बहुत हो गया, अब आपस में थोड़ा सा पीस ट्रीटी वगैरह साइन कर देते हैं, तो इसे भी आप डिटेंट फेज बोल सकते हो। मतलब राइवलरी में जब भी कोई कूलिंग फेज आया ना, इसे आप डिटेंट फेज बोल सकते हो, ठीक है। तो लियोनिड ब्रेजनेव जो है इस डिटेंट फेज से एसोसिएटेड थे। इनके टाइम पर भी काफी सारे ट्रीटीज वगैरह साइन हुआ था। फिर देखिए ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सप्रेसिंग ए पॉपुलर रिबेलियन इन चेकोस्लोवाकिया एंड इन इन्वेडिंग अफगानिस्तान। अब चेकोस्लोवाकिया में भी पॉपुलर रिबेलियन हुआ था, जैसे कि हंगरी में हुआ था। मैंने आपको वार्सो पैक्ट के बारे में बताया था ना, तो वार्सो पैक्ट में ऐसा एक कंडीशन था, अगर कोई भी कंट्री में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है, उधर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर लोग प्रोटेस्ट करता है, तो सबको कलेक्टिवली हेल्प करना है। तो चेकोस्लोवाकिया में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, उसके अगेंस्ट जब पॉपुलर रिबेलियन चल रहा था, तो उस रिबेलियन को सप्रेस करने में लियोनिड ब्रेजनेव ने मदद किया था।
ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। फिर देखिए इन्वेडिंग अफगानिस्तान, अभी भी आपको मैंने बोला कि अफगानिस्तान के साथ ये फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था। फिर ये अफगानिस्तान को इन्वेड क्यों किया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है दोस्तों। बेसिकली फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का उस टाइम के गवर्नमेंट के साथ, पर अफगानिस्तान में जो रिलीजियस रिबल्स थे उन्हें वो अच्छा नहीं लगा था। उनका कहना यह था अफगानिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिबल्स है, मुजाहिदीन है, वो गवर्नमेंट को अपोज करते थे। उधर भी इस तरह प्रोटेस्ट होने लगा, फाइट्स होने लगा। तब जो गवर्नमेंट था वो सोवियत यूनियन का हेल्प मांगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंडशिप ट्रीटी तो साइन किया ना, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सोवियत यूनियन को मदद करना चाहिए। तो सोवियत यूनियन क्या किया, अपने फोर्सेस को भेजा अफगानिस्तान में। बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो रिबेलियन चल रहा था इस्लामिक रिबल्स के तरफ से, उसे सप्रेस करने के लिए सोवियत यूनियन पहुंच जाता है दोस्तों। पर देखिए सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी गलती थी, ना वो चीजों को पूरी तरह सोल्व कर पाया, ऊपर से कई सारे रशियन सोल्जर्स का डेथ भी हुआ था। यह भी एक रीजन माना जाता है दोस्तों यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन का, क्योंकि इसके लिए काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा यूएसएसआर को, बेसिकली जो सोवियत सेंटर को। क्योंकि देखिए फालतू में अफगानिस्तान को इन्वेड किया और उधर प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं हुआ, कई सारे सोल्जर्स का डेथ हुआ। अगला है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में तो हमने अभी भी डिस्कस किया। इन्हीं के टाइम पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ था एंड ही वाज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। ही इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। अब ये पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अभी तक तो हमने डिस्कस नहीं किया ना। देखिए मैंने आपको बोला था कि यूएसएसआर की इकोनॉमी जैसे कोलैप्स हो रहा था, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या सोचा, कुछ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज लेके आते हैं। पर इनकी ये रिफॉर्म्स पॉलिसीज वगैरह सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये बात आपको पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी लोग परेशान हो चुके थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से, वो अलग बात है। तो इन्होंने जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज लेके आया था ना, इसे पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट दोनों रशियन वर्ड्स हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यूएस के साथ जो आर्म्स रेस चल रहा था उसे बंद करवाया, सोवियत ट्रूप्स को अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप से विड्रॉ किया। देखिए लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पर सोवियत ट्रूप्स पहुंच गए थे अफगानिस्तान में, ठीक है, तो वो सारे ट्रूप्स को उन्होंने विड्रॉ किया, ईस्टर्न यूरोप से भी विड्रॉ किया, जो वार्सो पैक्ट के अंदर ट्रूप्स को भेजे थे। ये सब हमने डिस्कस किया, प्लीज आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, हर चीज को। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को हेल्प किया, बेसिकली वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी का यूनिफिकेशन जो हुआ उसको भी हेल्प किया। कोल्ड वार को खत्म किया, कोल्ड वार तो खत्म हो गया ना, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन मतलब कोल्ड वार खत्म हो गया। एंड ही इज ब्लेम्ड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो देखिए ही वॉज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, ऑब्वियस सी बात है इन्हीं को ब्लेम करेंगे। आपके टाइम पर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये ब्लेम भी मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर है। फाइनली बोरिस एल्जिन, ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। देखिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद रशिया अलग हो गया ना, तो रशिया का पहला प्रेसिडेंट बने बोरिस एल्जिन। 18 साल तक रशियन प्रेसिडेंट रहा है दोस्तों, 1991 से लेकर 1999 तक। He was rose to power in the Communist Party and was made the mayor of Moscow by Gorbachev। देखिए दोस्तों, एक्चुअली मिखाइल गोर्बाचेव ने बोरिस एल्जिन को रेस किया था, इन्हें मॉस्को का मेयर भी बना दिया था, पर बाद में ये गोर्बाचेव के अगेंस्ट हो गए, उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिए और सोवियत रेजिम के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया था। ये सब के बारे में मैंने आपको बताया था। ये कब हुआ था, 1991 में। एंड ही प्लेड ए की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। देखिए ऑब्वियस सी बात है, सोवियत सेंटर का जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज था उनके अगेंस्ट तो बोरिस एल्जिन ने फाइट किया था ना। एंड ही इज ब्लेम्ड फॉर हार्डशिप सफर्ड बाय द रशियंस इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। अब देखिए यूएसएसआर में तब तक कम्युनिज्म फॉलो हो रहा था, तो जैसे बोरिस एल्जिन रशिया के प्रेसिडेंट बने, सबसे पहले तो उन्होंने कम्युनिज्म को पूरी तरह खत्म किया था, फिर कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगा। अब देखिए अभी तक सालों से एक कंट्री कम्युनिज्म फॉलो कर रहा था, तो अब सडनली कैपिटलिज्म में ट्रांसिट होना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो होगा ना। तो इसका एक्चुअल इंपैक्ट लोगों के ऊपर था, ठीक है। तो इस टाइम पे रशिया में लोगों को काफी हार्डशिप्स सहना पड़ा, इसके लिए बोरिस एल्जिन को ब्लेम किया जाता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको सारे लीडर्स के बारे में बेसिक डिटेल्स समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, केवल बेसिक डिटेल्स मैंने बताया है, अगर बताना है तो बहुत कुछ बताना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी है, बस आप बेसिक समझ लीजिए। वैसे जितने भी इवेंट्स के बारे में लिखा है वो सब के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगला वीडियो में हम व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट,
इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।